चलिए, तो आज की क्लास जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पहले भी डिस्कशन किया था कि आज की क्लास जो होगी, जहां पर हम लोग एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, उस एमसीक्यू की सीरीज में हम लोग मनी एंड बैंकिंग जो कि छोटा यूनिट है, लेकिन उस यूनिट से काफी सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, उस यूनिट की चर्चा करने वाले हैं। और इस यूनिट की जो हम लोग एमसीक्यूज है, जिसमें खास करके कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यूज बनाया था आप लोगों को। हालांकि इसका नोट्स में ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में भेज चुका हूँ, बट स्टिल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि कुछ हद तक अगर मैं बोलूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट भी है और काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो इसी वजह से ये एमसीक्यूज की सीरीज को हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये मनी एंड बैंकिंग का मेरे को लगता है खास कर आपको काफी हेल्पफुल होगा। चलिए, सभी लोग तैयार हो जाए अपने पेन एंड कॉपी के साथ, और हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला क्वेश्चन। और जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आ रहा है, वो क्वेश्चन बोलता है, डैश इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? देखो, हालांकि अगर ये देखा जाए तो अल्टीमेटली ये जो कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा अल्टीमेटली अब जनरल नॉलेज की तरह बात कर लिया जाए, क्योंकि कुछ पोर्शन मनी के डिडक्ट हुए हैं सिलेबस से। बट हम लोगों को क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो फिर हमको कोशिश ये करना है कि हर चीज को कंसिडर करें। अब ये सब मनी क्या, दो फंक्शन होता है, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बस आपको दिया गया जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी होता है, ये चीज को आपको बताना है। ए बी सी डी, ए बी सी, डन बेटा। द आंसर जो है बेटा हमारा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस इज माय फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। लेकिन बेटा बुक में आपका अगर आप देखेंगे, हालांकि बुक आप डायरेक्टली नहीं देख करके, बुक के एंड में जो हमारा पावर बूस्टर होता है, अगर आपके पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है, आप ध्यान से देखिएगा, पावर बूस्टर का जो बुक है उसमें दिया गया। हालांकि वो हमारे सिलेबस से आउट वाला पोर्शन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बार आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार अपने अपने बुक को खोल के देखिए, उसमें आपको नजर आएगा कि प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो अब ये याद रखिएगा सर, ये प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन क्या है, जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ सर। फंक्शन ऑफ मनी की जब अपन बात करते हैं, तो फंक्शन की जो प्राइमरी होती है, फंक्शन दो प्रकार का होता है। ये क्यों बता रहा हूँ सर, ये तो पावर बूस्टर में बोलेंगे, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसके साथ कनेक्टेड हमारा लिमिटेशन है, मनी का लिमिटेशन है। मनी का जो मैंने सॉरी बैटर सिस्टम का लिमिटेशन है, बैटर सिस्टम का जो लिमिटेशन है, उसी को कन्वर्ट किया गया है मनी के एक प्रकार की फीचर्स में। मतलब जो जो कमियां थी उसको दूर करके ही मनी बनाया गया। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। ये फंक्शन ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों ने पहला बात करा सर प्राइमरी, अपन ने पहला प्राइमरी की बात की, और दूसरा मैंने बोला सर सेकेंडरी। अब ये याद रखिए सर, प्राइमरी में क्या क्या आता है, ताकि एग्जाम में अगर कभी ऑप्शन में पूछ दे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। सर प्राइमरी में दो चीजें आती है, प्राइमरी में दो चीजें आती है। एक तो अभी हम लोग ने पढ़ा सर क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसके साथ एक चीज और आता है बेटा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, और इसके साथ एक चीज और आता है बेटा, मेजर ऑफ वैल्यू, MEASUR, मेजर ऑफ वैल्यू। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन दिए हैं, उसमें मेजर ऑफ वैल्यू का ऑप्शन नहीं है, मेजर ऑफ वैल्यू का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग ने उसको काउंट नहीं किया। नहीं तो अगर दो होता तो शायद दो को सिलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और सेकेंडरी में फिर दो प्रकार का आता है, सेकेंडरी में दो आता है बेटा। एक को बोलते हैं बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू, जो कि हमारा ऑलरेडी ऑप्शन में है, लेकिन ये दो ऑप्शन हम लोगों का क्योंकि प्राइमरी में नहीं आता है, इसीलिए इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। और दूसरा वाला है सर स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखा। ठीक है, अब लॉजिकल बात समझ में भी, हमको क्वेश्चन में क्या मांगा था सर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी मांगा था, और दिए के ऑप्शन में से सिर्फ ऐसी यही ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि प्राइमरी में आता है। अगर मेजर ऑफ वैल्यू बोला होता तो हमको दो चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती।
लेकिन वो मेजर ऑफ वैल्यू नहीं बोला, स्टोर ऑफ वैल्यू बोला। स्टोर ऑफ वैल्यू जो है बेटा वो सेकेंडरी फंक्शन है। अब मैं आपको ये 4 पॉइंट इसलिए बताया बिकॉज ये 4 पॉइंट जो है लिमिटेशन ऑफ बैटर सिस्टम था। लिमिटेशन ऑफ बैटर सिस्टम था, मतलब ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको नजर आ रहा है, ये कौन से लिमिटेशन का एडवांटेज है, मतलब कौन सा बैटर सिस्टम का लिमिटेशन था जिसकी वजह से ये बनाया गया है। सर एक था सर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, याद है, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इसका मतलब क्या था सर? इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था कि एक साथ दो लोगों की वांट्स एक दूसरे से मिलने वाली सिचुएशन बहुत कम होती थी। क्योंकि बैटर सिस्टम क्या बोलता है, बैटर सिस्टम ये बोलता है कि मुझे जो चीज जरूरत है वो तुम्हारे पास में होनी चाहिए और तुम्हारी जो चीज है जरूरत है वो मेरे पास होनी चाहिए, तभी जाकर के हम दोनों के बीच में एक्सचेंज हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर मेरी जरूरत की चीज आपके पास तो है लेकिन आपकी जरूरत की चीज मेरे पास नहीं है, तो भैया आप मेरे साथ एक्सचेंज क्यों करोगे? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था बैटर सिस्टम में कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, ये पहला दिक्कत था। इसी वजह से जब मनी बना तो मनी में एक ऐसा सिचुएशन लाया गया ताकि ये प्रॉब्लम को हटाया जा सके, और यही प्रॉब्लम को हटा करके हमने मनी बनाया जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाता है। किस चीज के? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। हम कभी भी किसी के साथ कोई भी तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं बिकॉज मनी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। उसी तरह मनी मेजर ऑफ वैल्यू में भी काम आता है, क्योंकि बैटर सिस्टम में वैल्यू नहीं हो पाता था। स्टोर ऑफ वैल्यू में मनी को स्टोर करके नहीं लिख पाते थे, लेकिन मतलब सॉरी बैटर सिस्टम में जो कमोडिटी को स्टोर करके वैल्यू को सेम रखा नहीं जा सकता था, लेकिन मनी में उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। बैटर सिस्टम में एक ही क्वालिटी का सामान को फ्यूचर में पेमेंट करने में दिक्कत होता था, लेकिन यहाँ पर मनी को आप कभी भी पेमेंट आप दूसरे करेंसी में भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट सेम रख करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 लिमिटेशंस थे बैटर सिस्टम की। उस 4 लिमिटेशंस को क्या किया गया है सर, मेरिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग क्या बनाए, मनी बनाए। समझ में आ गया बेटा क्या बोला मैं? दैट्स व्हाई द आंसर इज, यहाँ पर जो हम लोग को सवाल था ज्यादा इस पर और चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोला था कि भैया हमारा क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, और दिए गए ऑप्शन में से अपने को ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Banks are able to create many times more than initial deposit through debt. Option secondary deposits, advancing loans, exception deposits, providing overdraft facility. Option ABC, ऑप्शन ABC। तो ये साइड वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो हो गया, आप लोग ये क्लियर हो गए, मिटा दे रहा हूँ। हाँ, हमने क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पढ़ा है, कैसे बैंक अपने एक डिपॉजिट से मल्टीपल टाइम ऑफ डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है। तो यह सवाल वही पूछ रहा है, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मेनी टाइम्स डिपॉजिट, क्रिएट मेनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट थ्रू। बेटा एक बार जो बैंक में डिपॉजिट आ जाता है, आपने टेबल अगर पढ़ा होगा, वो टेबल को अगर आप ध्यान से याद करेंगे, तब यहाँ पर हम लोग मान लीजिए बैंक में 1000 रुपए जमा किए और बैंक हमको बोलता है रिजर्व रखने के लिए, रिजर्व मान लीजिए रिजर्व रखने बोलता है 10%। तो इसका मतलब ये कि 1000 का 10% यानी 100 रुपया तो रिजर्व में चले गया, यानी कितना का लोन दे सकते हैं, कितना का लोन दे सकते हैं सर, 900 का लोन दिया जा सकता है। ये आपको याद होगा, टेबल हमने पढ़ा था सर क्रिएशन ऑफ मनी में, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, हमने पढ़ा था। अब ये 900 रुपया हमने क्या बोला था सर, फिर अगेन क्या होगा सर, डिपोजिट के फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये 900 रुपया जो है सर यहाँ आ जाएगा, 900 रुपया डिपोजिट के फॉर्म में आ जाएगा, और ये 900 रुपया का हमको 10% फिर से हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा सर, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा ना। फाइनली जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, कितना बचा सर, 810 रुपये, ये फिर से लोन के फॉर्म में दिया जा सकता है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना सर, जो पहली बार मैंने 1000 रुपया लाया था, इसको इनिशियल डिपोजिट बोलते हैं। मैंने पहली बार जो बैंक में इनिशियल डिपोजिट आया, फर्स्ट टाइम जो पैसा आया, इसको अपन बोलते हैं इनिशियल डिपोजिट। लेकिन उस 1000 रुपया की जो फिर से 900 रुपया का डिपोजिट क्रिएट हुआ, इस 900 रुपया के डिपोजिट को अपन इनिशियल डिपोजिट नहीं बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी डिपोजिट। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिपोजिट। यानी एक बार जो बैंक में पैसा आ गया और वही पैसे को फिर से लोन के फॉर्म में देने की वजह से जो दोबारा डिपोजिट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लोन आप जानते हैं डायरेक्टली हैंड में नहीं दिया जाता, वो किसी ना किसी के बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो जब बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी के बैंक के डिपोजिट में आ रहा है।
तो मतलब वो डिपॉजिट को इनिशियल डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, वो डिपॉजिट को अपन बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। तो इसीलिए सवाल का जो जवाब होगा कि बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मेनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट थ्रू ऑप्शन नंबर ए, दिस इज सेकेंडरी डिपॉजिट। 2 नंबर का होगा आंसर ए। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ ठीक है, एक बार फिर से, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग ने क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पढ़ा था या नहीं, जिसमें मैंने आपको एक टेबल बताया था, याद कीजिएगा। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक मतलब बैंक कैसे अपने एक डिपॉजिट से मल्टीपल टाइम्स ऑफ डिपॉजिट क्रिएट करता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर देखें, बिकॉज वो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें हमने एक टेबल पढ़ा था। वो टेबल क्या बोलता रहा था? कुछ इस प्रकार से टेबल था, जिसमें सर ये डिपॉजिट का एक कॉलम होता था, पहले डिपॉजिट का कॉलम होता था, दूसरा कॉलम होता था सर LRR का, और तीसरा कॉलम होता था सर लोन का। हम लोग को ये पता है सर बैंक में जितना डिपॉजिट आता है, बैंक सारे पैसे को लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं RBI की। और वो रेस्ट्रिक्शंस क्या कहता है सर? बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है, और उसी को अपन बोलते हैं LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये लीगल रिजर्व रेशियो मान लीजिए बैंक को RBI ने बोला है कितना, 10%। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, 10% LRR रखने को बोला गया। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए बैंक को 1000 रुपए का डिपॉजिट आता है, बैंक में मान लीजिए पहली बार किसी ने 1000 रुपए जमा किया, तो उस 1000 रुपया को आप किसी और को लोन देने के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूरे 1000 रुपए का लोन नहीं दे सकते। आपको 1000 में 10% यानी 1000 का 10% कितना हो गया सर? 100 रुपया। इसको आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा। अब रिजर्व में रखने के बाद जो रिमेनिंग पैसा बचा, 1000 में 100 रुपया रिजर्व रख दी, बाकी रिमेनिंग कितना बचा सर? 900 रुपया। ये 900 रुपया आप किसी को लोन के फॉर्म में दे सकते हो। बात समझ में आया क्या बोला मैं? अच्छा, हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं सर, अगर मान लीजिए 900 रुपया में किसी को लोन में दे रहा हूँ, तो लोन का पैसा किसी के हाथ में नहीं देता हूँ, ऐसा कैश में गिन करके नहीं पकड़ा देता हूँ, बल्कि उस बंदे के नाम का एक अकाउंट खोला जाता है बैंक में, और उस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो लोन का पैसा को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी अल्टीमेटली क्या समझ में आएगा कि ये 900 रुपया जो है ये अल्टीमेटली फिर से किसी ना किसी के बैंक में क्या आएगा? एज ए डिपॉजिट आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो 1000 रुपया पहली बार बैंक में आया था ना बेटा, इसको इनिशियल डिपॉजिट बोलेंगे। इसको इनिशियल डिपॉजिट में पहली बार जो पैसा बैंक में आया उसको बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। लेकिन बेटा उसी 1000 रुपया के डिपॉजिट से फिर से जो 900 रुपया का डिपॉजिट क्रिएट हुआ, क्योंकि ये तो किसी ने जमा नहीं किया ना, ये 900 रुपया तो किसी ने जमा नहीं किया ना, ये बैंक ने जिसको लोन दिया उसके अकाउंट में ये जा करके जमा हुआ है। कोई बंदा, कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल आकर के जमा नहीं किया। इसी वजह से ये इनिशियल डिपॉजिट नहीं है, बल्कि वो 1000 रुपया का ही हिस्सा है। तो अल्टीमेटली इस 900 रुपया को और हम लोग इनिशियल डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहला वाला डिपॉजिट ऑलरेडी हो चुका है। इसको अपन बोलेंगे बेटा सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है बेटा? अब 900 रुपया में, ये 900 रुपया में फिर से 10% LRR रखना पड़ेगा, यानी 90 रुपया का फिर से रिजर्व रखना पड़ेगा, और 90 रुपया का रखने के बाद फिर 810 रुपया जो होगा लोन के फॉर्म में दिया जा सकता है। अब ये 810 रुपया फिर से किसी न किसी को लोन में दिया है, मतलब 810 रुपया फिर से आ गया कहां पर सर? डिपॉजिट के फॉर्म में। अब ये 810 रुपया फिर से हमारे लिए क्या बन गया सर? सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया। मतलब प्राइमरी डिपॉजिट सिर्फ एक ही बार होता है, यानी इनिशियल डिपॉजिट जो होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है। उसके बाद जितने भी डिपॉजिट होते जाते हैं बेटा, इन सभी डिपॉजिट को हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते जाते हैं। तो याद रखिएगा, बैंक अपना जो क्रेडिट क्रिएट करता है वो कैसे क्रिएट करता है? अपने एक ही डिपॉजिट को बार बार डिपॉजिट में क्रिएट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? सेकेंडरी डिपॉजिट। इज इट क्लियर बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन इजी है। क्या बोलता है सर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? ये तो आंख मूंद के लिखा जा सकता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं भैया? इसको तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें सोचने का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? कॉइंस, करेंसी, कैश रिजर्व ऑफ बैंक और डिमांड डिपॉजिट इन बैंक? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है? कॉइन्स, करेंसी और कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। ये हमारा तो मेनली आ जाता है बेटा
ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को फिलहाल मैं अभी स्टार मार्क करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सर मेरे को लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। स्टार मार्क करके फिलहाल छोड़ रहा हूँ, मैं इसको अलग से बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is the quality measure of credit control? Which of the following is the quality measure of credit control? अच्छा बेटा याद रखिएगा, आपने आपने मतलब क्रेडिट कंट्रोल बाय कमर्शियल बैंक का एक वीडियो मैंने बनाया, आपने ध्यान से देखा होगा और मैंने पढ़ाने का भी बताया था। सर क्रेडिट कंट्रोल जो ओपन करते हैं आरबीआई के द्वारा जो होता है क्रेडिट कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ये दो मेजर्स होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से याद रखिए। क्रेडिट कंट्रोल के दो मेजर्स होते हैं, एक को अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है, साइमल्टेनियसली आपके रिवीजन भी हो जाएगी। क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है और एक होता है क्वालिटेटिव। अगर आपने ये चीज को भूल गए हैं तो भैया यूट्यूब में जाएंगे, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई का एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल में मेरा, आप उसको चाहें तो दोबारा फिर से देख सकते हैं, आप फिर जो चीजें दिमाग में भूल गए वो फिर से रिमाइंड हो जाए। अब ये क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या क्या आता है सर, बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें सबसे पहले आता है सर बैंक रेट, फिर आता है सर रेपो रेट, फिर आता है सर रिवर्स रेपो, ठीक है, रिवर्स रेपो आता है। देन आता है सर उसके बाद हमारा मतलब आपका सीआरआर, एसएलआर, उसके बाद आता है सर हमारा ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेटा ये जो चीजें हैं बेटा ये क्वांटिटेटिव में आता है, और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आता है क्या सर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा हमारा मोरल फ्यूशन, इसके बाद आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। अब लॉजिकल बात ये है कि क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि इनमें से दिए गए कौन सा क्वालिटी मेजर है, क्वालिटी मेजर की बात कर रहा है, मतलब क्वालिटेटिव की बात कर रहा है। तो आपको ये देखना दिए गए ऑप्शन में से कौन सा क्वालिटेटिव मेजर है और कौन सा क्वांटिटेटिव मेजर है। तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो तो सर इधर आ गया, मतलब ये नहीं हो सकता, ये तो क्वांटिटेटिव हो गया। बैंक रेट भी इधर आ गया, मतलब ये तो क्वांटिटेटिव हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी इधर आ गया, यानी क्वांटिटेटिव हो गया। लेकिन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है सर जो कि इधर दिख रहा है, ये हमारा क्वालिटेटिव मेजर, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान, ठीक है ना। ये आरबीआई का क्रेडिट कंट्रोल के टेक्निक्स है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको निकाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the state, which of the following statements correct? इनमें से दिए गए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सर ये तो मेरे को पहले से ही सही लग रहा है, बाकी की भी सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो मेरे को सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सप्लाई इज ए फ्लो वेरिएबल, नहीं भैया, सप्लाई तो स्टॉक वेरिएबल होता है, मतलब ये गलत है। मनी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स कैश रिजर्व ऑफ बैंक, नहीं सर, बैंक के बारे में तो कोई आता नहीं है। अल्टीमेटली मनी यूजिंग सेक्टर की बात करते हैं, मनी क्रिएटिंग सेक्टर की अपन बात नहीं करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू बैंक मनी, नहीं भैया ये भी नहीं आएगा, यानी अल्टीमेटली द आंसर विल बी दिस, ऑप्शन नंबर ए, 6 का होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन लोन गिवन टू कमर्शियल बैंक। ये बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, अभी जैसे पढ़ाया था थोड़ा बहुत आइडिया दिया उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बी सी डी, आई थिंक इतना तो आपको पता होगा, डन। चलिए इसका आंसर होगा बेटा बैंक रेट और रेपो रेट, बिकॉज दोनों ही आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है जिस रेट में, उसको बैंक रेट या तो रेपो रेट बोला जाता है। बस खाली इतना फर्क है, कौन बता सकता है बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क है, कौन बता सकता है? सर बैंक रेट में सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को, और रिजर्व रेपो रेट में नहीं, रिवर्स नहीं, सिर्फ रेपो रेट की बात कर रहा हूँ मैं। बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फर्क है? देखो यहाँ पर ब्रैकेट में रेपो रेट भी लिखा गया है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। व्हाट इज दैट स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द बैंक रेट एंड रेपो रेट? हालांकि कंसेप्ट सेम है, दोनों ही केसेस में
सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लेकिन फर्क ये है कि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन में दिया जाता है, यानी बैंक रेट उस जगह पर रेट चार्ज की जाती है जहां पर कि लोन लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। और अगर जहां पर शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दिया जाता है, 1 ईयर 1 साल के अंदर तक की पीरियड के लिए अगर लोन कमर्शियल बैंक को मिलता है सेंट्रल बैंक से, तो जिस रेट की चार्ज की जाती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। बस इतना ही फर्क है, लॉन्ग पीरियड के लिए लोन होगा तो बैंक रेट, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन होगा तो उसको रेपो रेट बोला जाता है। समझ में आ गया? लेकिन दोनों ही केसेस में सेंट्रल बैंक जो है वो जो आपका कमर्शियल बैंक को लोन देता है। लेकिन अगर कभी उल्टा हो गया, यानी कमर्शियल बैंक कभी लोन देना पड़ गया, ये कमर्शियल बैंक अपना पैसा अगर आरबीआई को देता है एज ए लोन, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन ऑर्डर टू रिड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं ये आंसर कौन कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रेडिट इन द कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? कंट्री में अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो ये मतलब यहाँ पर कैसे किया जाएगा? ऑप्शन ए रिड्यूस रेपो रेट, ऑप्शन बी बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ऑप्शन सी सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ऑप्शन डी अडॉप्ट मोरल सॉल्यूशन। देखो पहली बात तो ये कि हमको पता होना चाहिए सारा पॉइंट। सर रिड्यूस रेपो रेट, अगर रेपो रेट को रिड्यूस करूंगा इसका मतलब मैं ज्यादा मनी सप्लाई पे फोकस कर रहा हूं, यानी यहां से मनी सप्लाई बढ़ेगा। रेपो रेट का अगर रेट कम कर दिया मतलब मैं बोल रहा हूं तुमको लोन सस्ते दामों पे मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो भैया क्रेडिट कंट्रोल हो नहीं पाएगा, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता। दूसरी बात, सिक्योरिटीज को परचेज कर लेने की बात कर रही है सर। ओपन मार्केट में अगर मैं अपनी सिक्योरिटीज को खुद ही परचेज कर ले रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई अगर वापस परचेज कर ले रहा है, तो सर यहाँ पर अल्टीमेटली जो मनी सप्लाई है सर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने उनसे सिक्योरिटीज ले लिया और पैसे उनके हाथ में पकड़ा दिए, मतलब पैसा अगर उनके हाथ में गया मतलब सर ज्यादा परचेजिंग पावर क्रिएट हो गया, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ सर ये हो सकता है, मतलब मैंने आपको एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग कुछ लिखी हुई है, लो भैया ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी तुम पकड़ो और तुम मेरे को अपना पैसा दे दो। लोग खुशी खुशी पैसा मेरे को दे रहे हैं और वो कागज का टुकड़ा अपने हाथ में रखे हुए हैं। लोगों को ये लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या गेम खेला है कि भैया आपको कागज का टुकड़ा पकड़ा के आपके पॉकेट से पैसा निकलवा लिया, मानता हूं अभी फिलहाल के लिए वो पैसा रहता है, बाद में वापस कर देगा, लेकिन जो फिलहाल की जो पैसा खींच लिया आपसे, इससे आपकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। इसका मतलब इकोनॉमी मनी सप्लाई जो है हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आंसर विल बी 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच बैंक पास देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई। अभी ऊपर बता के आया था, ये उल्टा वाला केस है, वेरी इंपॉर्टेंट, उल्टा वाला केस है। मतलब कौन सा ऐसा केस है जहां पर कि बैंक अपना पैसा, अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास में रखते हैं, जमा करते हैं, ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है? उल्टा बात हो गया, मैंने यहाँ पर कमर्शियल बैंक लोन दे रहे हैं आरबीआई को, किस रेट में देंगे? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या होगा? अभी बता के क्या होगा? क्या होगा? आंसर विल बी रिवर्स रेपो रेट, आंसर विल बी रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द क्रिएशन ऑफ डेट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। अभी बता के बेटा, अभी बता के ऊपर में इनमें से कौन सा क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे, एबीसीडी। टाइम डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट या नॉन ऑफ दिस? अभी बता क्या किसके वजह से डिपॉजिट क्रिएट होता है? कौन से डिपॉजिट? सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी मैंने ऊपर बताया था सेकेंडरी डिपॉजिट की वजह से ही डिपॉजिट क्रिएट होता है, क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट तो एक ही बार आता है, लेकिन सेकेंडरी जो है बार बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय द पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज। अगर इनिशियल डिपॉजिट की बात कर दिया, बाय द पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्स, खुद के रिसोर्सेज से पहली बार बैंक में अगर पैसा जमा होता है तो उसको अपन इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं, और इनिशियल डिपॉजिट को ही हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी डिपॉजिट। और उसी के बाद जो डिपॉजिट क्रिएट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। That is the ratio of bank deposit that the commercial bank must keep as a reserve in cash with the central bank। बट ये another important question। जब मैं क्वेश्चन पढ़ा और मैंने क्वेश्चन में कुछ हाईलाइट किया, वो इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज आंसर इसी को देख करके पता चलेगा। ऑप्शन ए बी सी डी, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन सी बैंक रेट, एंड ऑप्शन डी रिवर्स रेपो रेट। ए बी सी डी कंफर्म कीजिए।
ABC, इज इट डन? Yes, sir. आंसर होगा बेटा क्या? आंसर Yes, sir. कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि रिजर्व को रखना है और कैश के फॉर्म में रखना है, तो कैश के फॉर्म में रखा गया रिजर्व को कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए सर, ये SLR जो है ये भी एक रिजर्व है, ये भी एक रिजर्व है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में रखा जाता है बोला था मैंने, याद कीजिए Yes. सर, ये लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखा जाता है। कौन से फॉर्म में रखा जाता है? लिक्विड एसेट्स, मतलब जो कैश तो नहीं है लेकिन कैश से मिलता जुलता सिचुएशन में रहेगा, मतलब नियरर टू कैश है, मतलब कभी भी चाहें तो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा गोल्ड हो गया, कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, इस फॉर्म में पैसा, तो उसको जब चाहे किसी भी जगह पर चाहे तो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर रिजर्व लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखा जा रहा है तो उसको SLR बोला जाता है, और रिजर्व अगर कैश के फॉर्म में रखा जाता है तो उसको CRR बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक, वही सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है बेटा। अब यहाँ पर ऑप्शन अलग कर दिया है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की बात कर रहा है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की बात कर रहा है, क्या करेंगे जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगा? ऑप्शन A B C D, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में मान के चलो आ रहा है बोर्ड में, तो ऐसा वाला क्वेश्चन कंफर्म देगा भैया, कंफर्म बेटा लिख लो, ये वाला रिड्यूस करने वाला और बढ़ाने वाला क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। ABCD हुआ क्या बेटा? आंसर हुआ क्या आपका? Yes. डन। आंसर होगा बेटा क्या? रेजेस CRR, आंसर होगा A, रेजेस CRR। क्यों CRR होगा रेजेस? बिकॉज जितना ज्यादा रिजर्व में पैसा रखेंगे उतना कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, और जितना कम पैसा लोन देने के लिए बचेगा उतना कम मनी सप्लाई होगा इकोनॉमी में। बाकी के सभी पॉइंट जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ाने वाला पॉइंट है, इसीलिए B और C और D नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following condition need to be fulfilled by the financial institution to become a bank? ये हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन ये कभी कभी पूछ देता है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एक पैसे में कारोबार करने वाला इंस्टीट्यूशन को बैंक नाम की जो टाइटल है वो कब मिलती है, मतलब बैंक कब बोलते हैं उसको, ये आपको पूछ रहा है। तो भैया दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर हम उसको बैंक की आख्या या बैंक की उपाधि या बैंक के नाम का टाइटल नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली आंसर विल बी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? ABCD ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे मुझे। नोट्स का इशू, क्रेडिट क्रिएशन, यस एक्सीलेंट, क्योंकि करेंसी इशू करना ही इसका मेन फंक्शन है। बाकी चीज देख लेते हैं सर। क्रेडिट क्रिएशन नहीं सर, ये तो कमर्शियल बैंक का है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, सर पब्लिक का पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में कौन एक्सेप्ट करता है? सर कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है। मतलब ये दोनों फंक्शन जो है ना बेटा, ये तो कमर्शियल बैंक के हो गया, ये नॉर्मल जो हमारा बैंक होता है उसकी बात हो गई, कमर्शियल बैंक। बेटा MCQ का एक करने का तरीका क्या पता है? प्रैक्टिस में देखो, आपको अगर आंसर पता है ठीक है, लेकिन आपको जो आंसर मैंने जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया वो क्यों सिलेक्ट नहीं किया ये भी आपको पता होना चाहिए, तब यू विल बिकम द परफेक्ट इन MCQ। मतलब क्या, जैसे मैंने बोला नोट इशू इसका आंसर है, करेक्ट है, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है वो बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं आया इस जगह पर, और क्या होने पर वो चीज आता, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका मतलब आ गया, इतना प्रैक्टिस के बाद इतनी चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई कि जो MCQ का क्वेश्चन आ रहा है उसका करेक्ट आंसर भी चूज कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो आंसर दिया गया बाकी वाला जो कि हमने सिलेक्ट नहीं किया, जो कि गलत था, वो क्यों गलत था ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ लीजिए परफेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे MCQ का, आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप हमेशा वो MCQ को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बोलता है डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर आर कॉल्ड। बेटा ये भी एक मैंने बहुत ही चिल्ला के अपने क्लास में पढ़ाने के दौरान बताया था, और मैंने आपको ये बोला था कि ऑन डिमांड अगर कोई डिपॉजिट को विड्रॉ किया जा सकता है, जब भी पैसा जमा करेंगे और ऑन डिमांड कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको कौन सा डिपॉजिट बोला जाता है? ABCD, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट? ABCD, ABCD। D. वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड डिपॉजिट। लेकिन आपको पता होना चाहिए बाकी के डिपॉजिट्स क्या क्या हैं। टाइम डिपॉजिट किसको बोलते हैं बेटा? टाइम डिपॉजिट किसको बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट। यस, सेविंग डिपॉजिट तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो करते हैं। टर्म डिपॉजिट क्या होता है बेटा? एक पर्टिकुलर समय तक हम लोग मतलब कुछ पैसा जमा करते हैं, और एक समय के बाद वो पैसा हम लोगों को टोटल अमाउंट में मिलता है। तो अल्टीमेटली टर्म डिपॉजिट भी एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है,
लेकिन यहाँ पर आप रेगुलर इंटरवल में पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फुल वॉइडेड मनी। फुल वॉइडेड मनी, फुल वॉइडेड मनी क्या बोला है? एक नाम है बेटा, इसका कंसेप्ट याद रखिएगा। फुल वॉइडेड मनी इज द मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर डैश। याद रखिएगा, एक कमोडिटी को बनाने का खर्चा और एक कमोडिटी का फेस वैल्यू, मतलब सॉरी एक पर्टिकुलर मनी की बात कर रहा हूँ। एक मनी है, 10 रुपया का नोट है, वो 10 रुपया का नोट इसलिए बिकॉज उसके ऊपर 10 रुपया लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं उसका फेस वैल्यू। क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। जब भी कोई करेंसी की अपन बात करते हैं, करेंसी मान लीजिए एक नोट है, इस नोट में लिखा हुआ है 10 रुपया, तो ये जो 10 रुपया लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं इसका क्या? फेस वैल्यू। तो जिसका वैल्यू जितना होता है वो उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर इस 10 रुपये के नोट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है सरकार को अगर पूछा जाए, तो वो बनाने के खर्चे को बोला जाता है क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोला जाता है बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू, मेकिंग कॉस्ट। मेकिंग कॉस्ट को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इंट्रिंसिक। ध्यान सुना, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ध्यान सुनिएगा, 10 रुपया को नोट को बनाने के लिए कितना रुपया खर्चा हुआ होगा? सर वो पेपर जो है जिसपे प्रिंट हुआ, वो पेपर का खर्चा हुआ होगा। प्रिंट के लिए जो इंक है वो इंक का खर्चा हुआ होगा। जो लेबर ने जो लगा के काम प्रिंट किया होगा उसको पेमेंट का खर्चा हुआ होगा। ये सब खर्चा जोड़ने के बाद जो बना उसको बोलते हैं अपन बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर किसी मनी का फेस वैल्यू और उसके इंट्रिंसिक वैल्यू ये दोनों मार्केट में अगर इक्वल हैं, माने बनाने का खर्चा और उसका फेस वैल्यू इक्वल है, तो उसको फुल वॉइडेड मनी के नाम से जाना जाता है। अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, नॉर्मली होती नहीं है लेकिन अगर इक्वल है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? फुल वॉइडेड मनी बोला जाता है। तो इसका बस इतना याद रखना, जैसा मैं आपको बताया फुल वॉइडेड मनी किसको बोला जाता है? दोनों की वैल्यू यानी मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू, उसको बनाने का खर्चा और मनी वैल्यू जो है दोनों इक्वल अगर हो जाता है मार्केट में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वल वैल्यू को बोलते हैं फुल वॉइडेड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following system is followed by RBI for issuing currency? RBI जब कोई करेंसी इशू करता है मार्केट में तो कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? बेटा ऐसा नहीं कि आरबीआई अपने मन से जब चाहे जितना चाहे पैसा मार्केट में इशू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आरबीआई जब भी कोई भी करेंसी इशू करता है उसके बदले में उसको कुछ रिजर्व का चाहिए, कुछ रिजर्व चाहिए, अगर गोल्ड के फॉर्म में रखता है या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में वो रिजर्व रखता है, उसके बाद ही जाकर के वो आपको उतना वैल्यू का करेंसी जो है प्रिंट करके देता है। सो द आंसर विल बी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये होगा आपका आरबीआई का मतलब सिस्टम ऑफ इशूइंग करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिमांड डिपॉजिट का डैश। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जिस डिपॉजिट को जब चाहे विथड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट अभी पर क्या है? ऑन डिमांड, जब चाहे विथड्रॉ कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी मुझे सही तो लग रहा है, डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। लेकिन बेटा ये डिपॉजिट भी है, और अगर डिपॉजिट है इसका मतलब इस पैसे को जब चाहे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिख रहा है चेकेबल डिपॉजिट, मतलब चेक के जरिए डिपॉजिट कर सकते हैं या चेक के जरिए विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये ऑप्शन ए भी सही लग रहा है सर, ऑप्शन सी भी सही लग रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है ये आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, तो आंसर विल बी 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी बता क्या है बेटा, अभी बता क्या है? फेस वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अभी पता क्या है? ऑप्शन एबीसीडी, फेस वैल्यू और ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फुल वॉइडेड मनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी हैज सॉल्व्ड द बैटर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अच्छा, बैटर सिस्टम का कौन से प्रॉब्लम को मीडियम ऑफ एक्सचेंज नाम का जो फंक्शन ऑफ मनी वो सॉल्व करता है? बेटा अभी ऊपर बताया, शुरुआत में जो ऊपर में पढ़ा रहा था उसी पे भी बताया था कि कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कौन सा प्रॉब्लम है? ऑप्शन नंबर ए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस, ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ऑप्शन नंबर सी डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। ए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स, डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है?
डिमांड डिपॉजिट मतलब जब चाहे अपन विड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, नहीं भैया फिक्स डिपॉजिट तो आएगा ही नहीं, इसको मारो गोली, यहाँ कट गया, मतलब ये रॉन्ग हो गया पहला वाला ऑप्शन। सेविंग डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, हाँ सर ये वाला लगा, ये ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर का कट गया है। करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, नहीं भैया फिर से यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट आ गया। अल्टीमेटली हमको याद रखना है दो ही ऐसे डिपॉजिट है जिनको अपन डिमांड डिपॉजिट बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं अपन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जिसमें ऑन डिमांड कभी भी पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, और दूसरा करंट अकाउंट डिपॉजिट जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिसको अपन डिमांड डिपॉजिट के, खासकर करंट अकाउंट डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। लेकिन याद रखिए ऑप्शन में अगर सेविंग अकाउंट भी है तो अल्टीमेटली दोनों ऑप्शन को अपन चूज करेंगे। 22 का होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमिन्ड बाय, जब भी हम लोग क्रेडिट क्रिएशन करते हैं तो उसमें कमर्शियल बैंक किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज को यूज करता है, कौन कौन सी चीजें आती है, सीआरआर, एसएलआर, इनिशियल डिपॉजिट या ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा बेटा? ये सीआरआर और एसएलआर ये दोनों को मिलाने से तो ये बन जाता है एलआरआर, मतलब एलआरआर तो आता ही आता है कंफर्म। सर इनिशियल डिपॉजिट भी आता है, इसका मतलब ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। मतलब सीआरआर एसएलआर जो है वो अलग अलग बताया, लेकिन एक्चुअल में दोनों को मिलाने से होता है एलआरआर। एलआरआर तो हम लोग अभी टेबल में पढ़े थे, क्रेडिट क्रिएशन के टेबल में एलआरआर आता है, इनिशियल डिपॉजिट भी आता है। तो अल्टीमेटली ये तीनों आएगा एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए जल्दी से कुछ और क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हालांकि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन द्वारा करवाया भी था, नीचे ऑप्शन को दे दिया, जल्दी कर देना। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स एंड सर्कुलेट्स मोर करेंसी इन द इकोनॉमी सिस्टम, इससे क्या होगा? अब यहाँ ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले भी बताया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगा, अगर इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा? जल्दी से बताइए, एबीसी। अगर ज्यादा करेंसी नोट छपा, ज्यादा प्रिंट्स हम लोग करें करेंसी नोट को और मार्केट में छोड़े तो ज्यादा मनी सप्लाई हुआ, और ज्यादा मनी सप्लाई हुआ तो मतलब ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और सर ज्यादा परचेजिंग पावर अगर लोगों की बढ़ेगी तो हम लोग वहां पर सिचुएशन कौन सा हो जाता है? तो सिचुएशन विल लीड्स टू एग्रीगेट डिमांड विल राइज, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और अगर एग्रीगेट डिमांड अपना बढ़ गया अपने रिक्वायरमेंट के मुकाबले तो ये सिचुएशन में आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और जब भी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है, ये कौन सी सिचुएशन में आ जाते हैं बेटा? हम लोग अपन आ जाते हैं इन्फ्लेशन के सिचुएशन। किसमें आ जाते हैं? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में आ जाते हैं ना। और इन्फ्लेशन में नॉर्मली क्या होता है सर? जनरल प्राइस लेवल जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रोडक्ट की जनरल प्राइस लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया आंसर नंबर 2, पुश अप द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल को क्या करेगा? बढ़ा देगा। लेकिन अगर वही चीज अगर मनी सप्लाई को कम कर देता तो ये ब्रिंग डाउन दी जनरल प्राइस लेवल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टू फाइट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदा। मंदा का मतलब नॉर्मली सिचुएशन कब अराइज होता है बेटा? जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है, यानी यहाँ पर एक्सेस सप्लाई के जब सिचुएशन हो जाता है उसको डिफ्लेशन सिचुएशन नॉर्मली बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अपना इनकम टैक्स बढ़ा देना चाहिए? नहीं भैया, टैक्स बढ़ा देगा तो भैया लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं, उनके पास में पैसा नहीं है बोल के डिमांड नहीं कर रहे हैं, और ज्यादा टैक्स लोगे तो वो पूरा सिचुएशन ही बर्बाद हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। कट बैक इट्स ओन एक्सपेंडिचर, नहीं भैया, एक्सपेंडिचर अगर कम करोगे तो मनी सप्लाई की जरूरत है इकोनॉमी में, आप मनी सप्लाई को और कम कर दे रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या है? स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट बाय गिविंग मॉनेटरी एंड फिस्कल इंसेंटिव एट इंक्रीज बैंक रेट, नहीं भैया, इंक्रीज बैंक रेट। बैंक रेट को अगर इंक्रीज कर देगा तो भैया आप तो डिस्करेज कर रहे हो ना भैया लोन लेने में, ये भी नहीं होगा। यानी अल्टीमेटली द आंसर विल बी स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट बाय गिविंग मॉनेटरी एंड फिस्कल इनिशिएटिव, मतलब हमको लोगों को मनी सप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ताकि लोगों को डिमांड कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई डज नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनमें से दिए गए आरबीआई की बात कर रहा, कौन सा आरबीआई परफॉर्म नहीं करता, कौन सा फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं करता है? मेंटेनिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द पब्लिक, नहीं भैया ये तो नहीं करता है, मतलब आंसर यही होगा, क्योंकि डिपॉजिट लोगों का, जनरल पब्लिक का जो डिपॉजिट होता है वो कमर्शियल बैंक करता है, आरबीआई नहीं करता है। तो इसीलिए नॉट वाला आंसर हमको खोजना था, तो नॉट वाला हिसाब से हमारा आंसर नंबर ए होगा, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, वो सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री द आरबीआई डज, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, इसका मतलब क्या? मनी सप्लाई को बढ़ाना। और मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाएंगे सर? रिड्यूस सीआरआर, हाँ सर, सीआरआर को कम करेंगे तो ज्यादा पैसा लोन के फॉर्म में दिया जाएगा, ज्यादा पैसा लोन के फॉर्म में अगर देंगे मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ ये सही लग रहा है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ये भी हो सकता है बेटा,
इंक्रीज इन द बैंक रेट, इंक्रीज इन द बैंक रेट। अच्छा मैं ये 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन चूज करने बोलता हूँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। अगर सब मैं ही बताते रहूंगा तो आप क्या बताएंगे? सर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे बताइएगा। ए तो ठीक है, रिड्यूस सीआरआर, ठीक है मैं आपको बता दिया। टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ये ऑप्शन तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। इंक्रीज सीआरआर तो नहीं हो सकता, ये तो कैंसिल हो गया। इंक्रीज बैंक रेट भी नहीं हो सकता। सेल सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट अगर हो रहा, नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेल के केस में मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की बात की जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब हम लोगों को अगर यहाँ पर सेल नहीं लिख करके बाय लिखा होता तो हम लोग इसको कंसिडर कर लेते। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई नीड्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी बिकॉज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये जितना भी कंट्रोल क्रेडिट वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बेटा, बोर्ड में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, एक क्रेडिट कंट्रोल वाला क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म है, आप लिख के लीजिए कंफर्म है। एक क्या बहुत सारे आएंगे, कंफर्म है। नेक्स्ट, आरबीआई नीड्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी बिकॉज, किसके वजह से कंट्री के सप्लाई ऑफ क्रेडिट हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। क्रेडिट इज नॉट ए गुड साइन ऑफ हेल्दी इकोनॉमी, हाँ ये तो सही बात है, लेकिन देखते हैं आगे। क्रेडिट implies that commercial banks are operating beyond the resources, नहीं। क्रेडिट may expose bank customer to unnecessary risk। क्रेडिट अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन क्रेडिट में प्रूव इन्फ्लेशनरी, हाँ बेटा ये सही लग रहा है। अगर आप उधार दे रहे हो तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उधार को आप तरीके से नहीं दे रहे हो, कंट्रोल मैनर पे नहीं है दे रहे हो, भाई लेते जा, जितना लेते जा, उधार लेते जा, एंजॉय कर, अगर ऐसा बोल रहे हो तो फिर भैया वो उधार का सिचुएशन आगे चल के एक्सेस मनी सप्लाई कर देगा इकोनॉमी में, और एक्सेस मनी सप्लाई जैसे ही होगा सर, सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड विल बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा, व्हिच विल लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। तो आंसर नंबर 5 का होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से दिए गए सिचुएशन को ऑड आउट। देखिए ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस है। बैंक रेट, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बेटा ये तीनों तो एक कैटेगरी वाले हैं। बैंक रेट, एसएलआर और ऑप्शन नंबर सी, ये एक कैटेगरी वाले हैं। ये सब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट ही ऐसा है जो कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, तो ऑड मैन के हिसाब से इसको अलग कर सकते हैं। आंसर होगा डी। चलिए तो यार बताइए, इफ ए बैंक मेंटेन्स ए कैश रिजर्व ऑफ 5% विद ए बेस ऑफ 1000 करोड़, बैंक अपने डिपॉजिट का कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट क्रिएट करेगा? सर इसके लिए तो हम लोग पढ़े थे सर, मनी मल्टीप्लायर करना पड़ता है सर, जिसमें हम लोगों को 1 डिवाइड बाय एलआरआर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एलआरआर के दोनों कंपोनेंट नहीं है, मतलब अल्टीमेटली मैं इसको 1 डिवाइड बाय सीआरआर कर देता हूँ। तो सीआरआर करेंगे तो कितना होगा सर, 1 डिवाइड बाय 5%, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 100/5। इसका मतलब होता है सर ये 20 टाइम्स, यानी जितना भी मेरा इनिशियल डिपॉजिट है, ये जितना भी मेरा बेस डिपॉजिट है, उस बेस डिपॉजिट का मैं 20 गुना, 20 टाइम क्या कर सकता हूं सर, अपना डिपॉजिट क्रिएट कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली अगर मेरा इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपया दे दिया है, तो 20 गुना मतलब कितना होगा बेटा, कितना होगा बेटा, 20,000 में क्रिएट कर सकता हूं। तो क्या मेरा आंसर 20,000 दिया, देख लेते हैं। हाँ सर दिया, ये रहा 20,000 करोड़, मतलब आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टू कर्व इन्फ्लेशन द आरबीआई शुड नॉट बी, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इन्फ्लेशन को कम करना है तो भैया परचेज नहीं करना चाहिए। भैया परचेज करेगा तो पैसा ज्यादा इकोनॉमी में सप्लाई हो जाएगा, इस जगह पे सेल होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, रेजिंग बैंक रेट ठीक है, रेजिंग रेपो रेट भी ठीक है, रेजिंग रिवर्स रेपो रेट भी ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सीआरआर विल रिड्यूस और नलिफाइड इफ, अच्छा सीआरआर में मान लीजिए सरकार मैंने गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई के थ्रू कि सीआरआर का रेट बढ़ाओ, ठीक है, सीआरआर का रेट बढ़ाना कब इफेक्टिव नहीं होगा या उसका बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, अगर इफ बोल रहा है, इफ बैंक रेट इज रिड्यूस्ड, सिक्योरिटीज आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, नहीं बेटा ये तो ठीक है लग रहा है, एसएलआर इज इंक्रीज,
नहीं ठीक है, नॉर्मली पीपुल डू नॉट बोरो फ्रॉम द नॉन बैंकिंग, नहीं ठीक है। लेकिन बेटा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बैंक रेट को अगर मैं कम कर दिया सर, आरबीआई बोला सीआरआर कम ज्यादा कर दो और मैं आपको सस्ते दामों पे लोन दूंगा, तो ये तो फिर वही बात हो गया, उधर से मैंने प्लस किया इधर से मैंने माइनस कर दिया, तो फिर भैया दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया। व्हिच मींस बैंक रेट अगर रिड्यूस कर रहा है तो फिर भैया सीआरआर को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आपको बैंक रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के ये एक्स्ट्रा जो हम लोग रिजर्व रखने को मेंटेन कर रहे हैं उसका कोई फायदा हो पाएगा। तो आंसर विल बी 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एग्रीगेट डिमांड जो है विच इज वेरी मच लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है, तो ये डिप्रेशन का सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, मतलब आपकी कंट्री की जीडीपी जो है बेटा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मतलब डिमांड जो है इकोनॉमी में कम हो जाता है। चलिए, तो ड्यूरिंग द डिप्रेशन इट इज एडवाइजेबल, डिप्रेशन के टाइम में मतलब डिप्रेशनरी सिचुएशन के टाइम में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सर नॉर्मली क्या करना पड़ेगा सर, हम लोगों को लोअर बैंक रेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ज्यादा पैसा देना है तभी आके डिमांड कर पाएंगे। हाँ सर, लोअर बैंक रेट तो ठीक है, एंड परचेज सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, हाँ सर ये दोनों सही लग रहा है मुझे, क्योंकि परचेज करेंगे तो ही पैसा जाएगा उनके हाथ में। परचेज सिक्योरिटीज इन द मार्केट मतलब आरबीआई परचेज करेगा अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में, मतलब जो लोगों के पास सिक्योरिटीज है उन सिक्योरिटीज ले लेगा और उनके हाथ में पैसा पकड़ा देगा। लोअर बैंक रेट मतलब कम दाम में अगर बैंक रेट होगा तो सर लोन सस्ते दामों पे लोगों को मिलेगा, तो लोग आसानी से लोग ले पाएंगे। बाकी सब में देखिए कुछ ना कुछ गलती होगा। इंक्रीज बैंक रेट बोल दिया मतलब ये यहीं पर ही गलत हो गया बेटा। डिक्रीज बैंक रेट तो ठीक है, लेकिन सेल बोल दिया मतलब ये गलत हो गया, और इंक्रीज बैंक रेट एंड सेल ये तो दोनों ही गलत हो गया भैया। तो फिर अल्टीमेटली आंसर नंबर ए ही सही लग रहा है, 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ऑड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, वही वाला होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि बाकी सब तो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा? फाइंड ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, आईडीबीआई बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ द यूएसए। इसका आंसर कौन बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सर सी। क्यों ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? सर बाकी सारे सेंटर है। वेरी गुड, बाकी सब सेंट्रल बैंक है, अलग अलग कंट्री के सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है सर, बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है, और फेडरल रिजर्व बैंक जो है सर यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, लेकिन आईडीबीआई बैंक है जो कि कमर्शियल बैंक है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिक फीचर ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का यूनिक फीचर नहीं है? एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ सर होता है। लिक्विडिटी, हाँ होता है। ट्रांजेक्शनल, हाँ होता है। डिडक्टिबिलिटी नहीं होता है सर। तो आंसर विल बी 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, मनी सप्लाई बियर्स डेट रिलेशन विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन बेटा याद रखना, जितना ज्यादा मनी सप्लाई होगा उतना ज्यादा मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी अल्टीमेटली अगर बोलूं तो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच में कौन सा रिलेशन आया बेटा? एरो मार्क को देख के बताइए कौन सा रिलेशन है। दोनों एक ही साइड में मूव कर रहे हैं, कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। इनमें से दिए गए कौन सा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस नहीं है? कैश यूनि बैंक मॉडल, मतलब सभी बैंक को मिलाकर एक कर देंगे, हाँ होता है सर। उसके बाद क्या सर? कैश एज एन एसेंशियल फीचर, कांस्टेंट एलआरआर, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ एलआरआर। कौन सा होगा आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, सर कैश एज ए एसेंशियल फीचर जो बोल दिया है ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है। इसका आंसर कितना होना, क्या होना चाहिए आपके साथ? क्या होना चाहिए सर? कांस्टेंट एलआरआर तो ठीक है सर, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एलआरआर होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एलआरआर, ठीक है ये भी सही लग रहा है मुझे। यूनी मॉडल बैंक भी सही है, मतलब ये आंसर मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑड मैन आउट के हिसाब से मैंने ऑप्शन नंबर बी निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is not a limitation of लिमिटेशन नहीं है क्रेडिट क्रिएशन का? क्या बेटा? रिक्वायरमेंट ह्यूज कैश रिजर्व बाय द कंट्री, ये तो लिमिटेशन है। रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैश रिजर्व बाय द कमर्शियल बैंक, ये भी लिमिटेशन है। फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल, नहीं भैया, आरबीआई आपको छोड़ेगा नहीं, वो फ्री तो नहीं है, मतलब डेफिनेटली लिमिटेशन है। क्रेडिट क्रिएशन के लिए आरबीआई का लिमिटेशन होता है। कौन सा लिमिटेशन होता है भैया? एलआरआर वाला बात बोल रहा है, ठीक है ना? फ्री फ्रॉम ये तो नहीं है, इसका लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट, लिमिटेशन का एरिया से बाहर है, मतलब फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल जो लिमिटेशन एरिया से बाहर है, एक्चुअली लिमिटेशन होता है इसमें। नेक्स्ट, तो जो फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इनमें से दिए गए कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? नॉट बोला, नॉट नाम का वर्ड बहुत जरूरी देखना होता है। बैंकर्स बैंक होता है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी होता है, सोल करेंसी इश्यूअर भी होता है, लेकिन लेंडर टू पब्लिक नहीं भैया, ये काम तो कमर्शियल बैंक का होता है। तो मतलब ये आंसर हो जाएगा 17 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is not a quantitative technique of monetary policy? कौन सा क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है? सर रेपो रेट तो होता है, बैंक रेट भी होता है, ओपन मार्केट भी होता है, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ऊपर और भी 2-3 क्वेश्चन सेम रिपीटेड क्वेश्चन आया अलग अलग तरीके से। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ऑड एंड आउट रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है, और साथ ही साथ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी बोल रहा है। तो इसीलिए ये जो आरबीआई जो कंट्रोल करने वाली बात है क्रेडिट कंट्रोल की, उसका वीडियो जो आपके मतलब यूट्यूब में मेरे अवेलेबल होगा, आप एक बार काइंडली जाकर इसको दोबारा जरूर देखें। अगर बोलेंगे तो मैं आपके ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, एक बार उसको एक बार देख लें, और ताकि आपको ये चीजें कंप्लीटली क्लियर हो जाए।